और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। देखो, यूएन को बने हुए 78 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर में, 2023 वाले अक्टूबर में। तो सोचो इतने टाइम में हम कितना ग्रो कर चुके हैं। जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स करते हैं ना, कि भाई आर्टिकल 377 हटा दिया हमने, आज के हिसाब से हम लॉज बना रहे हैं नए नए। तो ऐसे ही यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन आज के वर्ल्ड का सिनेरियो कुछ और है। तो ऐसे में हमें कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए यूएन में, है ना। तो ऐसे यूएन के लिए दो टाइप के रिफॉर्म्स डिमांड करे जाते हैं। पहला रिफॉर्म है रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे दो तीन बातें हैं कि भाई यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना चाहिए, और जो इसका काम करने का प्रोसेस है उसमें भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने से मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी फंक्शनिंग को चेंज किया जाए। जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसके लिए भी बहुत डिमांड होती है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से ज़्यादा कंट्रीज हो। क्योंकि अभी तक जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, वहाँ पे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। वहीं यूएन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन के बजट के लिए जो प्रोसीजर है और जो यूएन के बजट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अभी तक हमने एक ही रिफॉर्म की बात करी है, जो था रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो दूसरा रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस की ज्यूरिसडिक्शन को लेके है। इसमें कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन का ज़्यादा रोल पीस बनाए रखने में और सिक्योरिटी मिशंस में होना चाहिए। वहीं कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन का रोल ज़्यादा डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन कामों में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान से समझो। हमने यहाँ पे दोनों रिफॉर्म को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों रिफॉर्म के नाम पे आगे दो टॉपिक्स हैं जिसमें इन दोनों रिफॉर्म्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आगे के जो दो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम इन्हीं दोनों रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले रिफॉर्म के साथ अपना अगला टॉपिक, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। 1992 में यूएन की जनरल असेंबली में एक रेजुलेशन पास किया गया था। इस रेजुलेशन में कंट्रीज ने तीन मेजर कंप्लेंट सामने रखी थी। पहली बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की रियलिटीज़। यानी कि वही बात कि आज की दुनिया का सिनेरियो बदल चुका है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया है और यूएसएसआर भी टूट चुका है। तो कितनी नई कंट्रीज इमर्ज हो चुकी हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी कंप्लेंट थी कि यूएन के जो डिसीजंस होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज को फेवर करते हैं, वहीं की वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं यूएन के डिसीजंस। और जो डिसीजन मेकिंग पावर है यूएन की, उसको कुछ कंट्रीज हैं वो ही डोमिनेट करती हैं, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना। यही कुछ 5-6 कंट्रीज हैं जो डोमिनेट करती हैं। तीसरी कंप्लेंट थी कि यूएन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब कि जैसे यूरोप को देखो तो ये बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ के 3 कंट्रीज रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स है। वहीं अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कोई कंट्री नहीं है। एशिया जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से भी सिर्फ चाइना एक अकेली कंट्री है जो परमानेंट मेंबर है। ऐसे ही टाइम बीतता गया। इसी बीच अगर किसी नई कंट्री को परमानेंट मेंबर या फिर नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज प्रपोज किए गए। ये क्राइटेरियाज थे कि उस कंट्री को एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, प्लस एक मेजर मिलिट्री पावर भी होना चाहिए, और वो यूएन के बजट में रेगुलर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। उस कंट्री को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, और वो कंट्री वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ये भी समझ लो, इस पर्टिकुलर पार्ट में ये बताया हुआ है कि वीटो पावर क्यों खत्म होनी चाहिए। इसके फेवर में ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक तरफ तो यूएन डेमोक्रेसी और इक्वेलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सिर्फ 5 कंट्रीज को सुप्रीम पावर दे दी वीटो की।
तो यहाँ पे तो ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, इसलिए वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वीटो पावर खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, उसके फेवर में भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर वीटो पावर खत्म कर देते हैं तो ये जो 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, वो यूनाइटेड नेशंस को लेके इतनी सीरियस नहीं रहेंगे, और इससे क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन उतना एफिशिएंट नहीं रह पाएगा। ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए, यानी कि ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। जूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। सितंबर 2005 में यूएन 60 साल का हो जाता है, और इसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, और इसी मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि यूएन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि यूएन में पीस बिल्डिंग कमीशन बने, यानी कि पीस रिलेटेड मैटर्स के लिए एक कमीशन बना दी जाए। नेक्स्ट जो है, अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों को एट्रोसिटीज़ से बचाने में अनसक्सेसफुल हो जाती है, एट्रोसिटीज़ मतलब अगर वहाँ के ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है, सोसाइटी रहने लायक नहीं है, तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए इनको, ये इन्होंने डिसाइड करा। एंड उसके बाद ऐसा होता भी है, इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ह्यूमन राइट काउंसिल का 19 जून 2006 को। तो इन्होंने ये सोचा था 2005 में, जब ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे यूएन का, और 2006 में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना देते हैं। नेक्स्ट था एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मतलब कि कोई एक कंट्री सिर्फ डेवलप ना हो, यहाँ पे हर कंट्री डेवलप होनी चाहिए, और वो भी हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर का सेक्टर हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक वाइज हो, या फिर पॉलिटिकल वाइज हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। टेररिज्म को हर तरीके से ख़त्म करना। लास्ट, डेमोक्रेसी फंड बनाना चाहिए। जैसे हम जोश जोश में अपना टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसे कभी फॉलो नहीं करते, वैसे ही इन्होंने भी ये सब डिसाइड तो कर लिया, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं किया गया। जैसे कि अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट वोलेट हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भाई, कौन जाएगा वहाँ पे, एक्शंस ले भी ली जाएंगी तो किस लेवल तक की ली जाएंगी एक्शंस, ये सब कभी डिसाइड नहीं किया गया।